Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Good morning. Good morning. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डबल एम ट्रिपल इंटीग्रेशन, द्वि एम त्रिसमाकलन, द्वि एम त्रिसमाकलन, डबल एम ट्रिपल इंटीग्रेशन। और जल्द ही हमारा मतलब आज आखिरी क्लास है उसमें जो हमारा सीनियर वाला टॉपिक चल रहा है, अवकलन वाला टॉपिक, उसकी आज एक लास्ट क्लास हो जाएगी। तो कल से वहां पे भी समाकलन स्टार्ट हो जाएगा। तो समाकलन से समाकलन, वहां पे सिंगल समाकलन जो है वो शुरू हो जाएगा, यहाँ पे डबल और ट्रिपल चल रहा है। तो आपका कुल मिला के तीनों समाकलन पूरे हो जाएंगे। क्योंकि वो जो आपका एक समाकलन है, एक बार समाकलन करना, जिसे आप सिर्फ समाकलन बोलते हैं, वो जो समाकलन है वो आपका सीनियर में है। तो कल से जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां पे वो आपको समाकलन स्टार्ट हो जाएगा, एक वाला एक समाकलन जो है वो वहां शुरू हो जाएगा। और कॉलेज में जो है, ग्रेजुएशन जो है, उसमें डबल और ट्रिपल है। यहाँ पे हम 2 बार और 3 बार जो समाकलन होता है उसको पढ़ेंगे। तो दोनों जगह से आपका मिला के टोटल प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मतलब एक बार, 2 बार और 3 बार, तीनों प्रकार के समाकलन जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो टॉपिकों को कोशिश इसी तरीके से रखी जाती है मेरी तरफ से कि टॉपिक जो है वो बराबर में चलते रहे, बराबर में चलते रहे। मतलब एक पार्ट जो सीनियर सेकेंडरी का है वो भी उसके पैरेलल ही चलता रहे, ताकि आपको दोनों चीजों से कुछ कमी रह जाए तो आप वहां से समझ सकें, तो है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार कोई टॉपिक छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, तो थोड़ा हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाता है, हल्का फुल्का जरूर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन कोशिश यही रहती है मेरी तरफ से कि टॉपिकों को कैसे ना कैसे बराबर करके रखूं। अब जैसे आज ये एक दिन पहले स्टार्ट हो गया, वो एक दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। लेकिन कोशिश फिर भी यही रहती है मेरी कि जहां तक हो सके नजदीक से नजदीकी जो आपका सीनियर का टॉपिक है, कई सीनियर के टॉपिक और ग्रेजुएशन के टॉपिक कनेक्टेड है, मतलब उसी का अगला पार्ट आपका ग्रेजुएशन में है। अगला पार्ट जैसे समाकलन का अगला पार्ट है डबल और ट्रिपल, तो वो उसके साथ अटैच हो जाए। तो उसको अटैच करने के लिए मैं कोशिश रखता हूँ कि वे दोनों एक साथ ही शुरू हों, है ना। तो चलो शुरू करते हैं डबल एम ट्रिपल इंटीग्रेशन, जिसका मतलब है द्वि और त्रि समाकलन, 2 बार समाकलन और 3 बार समाकलन, 2 बार और 3 बार समाकलन। टॉपिक थोड़ा टफ है, टॉपिक टफ है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि एक तो समाकलन है, ऑब्वियसली बात है, वही प्रॉब्लम देता है, प्लस द्वि और त्रि समाकलन आ गए तो वो और ज्यादा कारण बन जाता है। तो द्वि समाकलन एम त्रि समाकलन, एक बार, 2 बार और 3 बार। एक बार जो है वो तो आपके सीनियर का टॉपिक है, 2 बार और 3 बार आपके ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ठीक है। तो कुल मिला के तीनों प्रकार के समाकलन हमारे सिलेबस में है, एक सीनियर में है, एक बार वाला, एक बार वाले में भी दोनों प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। और यहाँ पे आपका द्वि और त्रि समाकलन, तो डबल और ट्रिपल समाकलन। पेपर की दृष्टि से अगर हम देखें, नॉर्मली अगर हम पुराने पेपरों को उठाए तो पता लगता है कि 2 सवाल दागे जाते हैं यहाँ से, एक द्वि समाकलन का और एक त्रि समाकलन का। और कई बार ये भी देखने को मिला है कि जब भी इनमें से सवाल आया है, कई मौकों पे विवादित आया है। विवादित का मतलब बाद में जाके वो अटका है, फंसा है, क्योंकि सवाल बनाने वाले ने कुछ कमियां छोड़ दी, कोई ढंग से परिभाषित नहीं किया, इस वजह से वो आगे जाके लटक गया। तो ऐसा भी इस टॉपिक के साथ हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो टॉपिक थोड़ा विवादित भी रहता है ये, क्योंकि सवाल डालते टाइम पे वो कुछ भूल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो 2 सवालों की जगह इसमें नॉर्मली रहती है। लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो कई बार इसका बहुत लंबा होता है, तो आते हुए भी सवाल को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सवाल इतना, अब मान रहे त्रि समाकलन मतलब 3 बार समाकलन करना। अब 3 बार समाकलन करना छोटा तो नहीं होगा, या तो बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो सवाल कैसा बनाता है। अगर ठीक ठाक थ्योरी बेस्ड बनाता है या फॉर्मूला बेस्ड बनाता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर सीधा सवाल ही डाल देता है कि वो सवाल है करके 3 बार समाकलन करो, और 3 बार समाकलन करो, तो फिर तो वो 3 मिनट से ऊपर चला जाता है। तो फिर ये सवाल को आते हुए भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लंबा टाइम ले रहा है।
ठीक है ना। तो इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सवाल लंबे लंबे होंगे, कई सवाल बहुत लंबे होंगे। अब पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो थ्योरेटिकल पूछता है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, या फिर पूरा समाकलन करवाता है। पूरा समाकलन करवाए तो हाथ जोड़ लेना, क्योंकि है ना, पूरा समाकलन करवाए, लंबा सवाल हो, पूरा समाकलन करवाए, तो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बुद्धिमानी नहीं होगी। वो तो अभी आप देखोगे, खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कई सवाल बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, 2 मिनट 3 मिनट भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन शायद उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। कई बार समाकलन टेढ़ा होता है, मानना पड़ता है और पड़ता है, तो बहुत लंबा खींच जाता है। तो टाइम खाता है, प्लस जगह खाता है। सबसे बड़ी और एक प्रॉब्लम है, वो है जगह। आप 2 बार समाकलन कर रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एक पेज खा जाता है पूरा। एक पेज कहाँ से मिले? तो दोनों में नुकसानदायक है ये, टाइम में भी खाएगा, प्लस लंबे में भी खाएगा। हाँ, कई बार सीधा फॉर्मूला बेस्ड आया तो बल्ले बल्ले हो जाती है ना। सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है तब तो चौका मार लो, है ना। अभी आगे देखते हैं, बताता हूँ, कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, तो उनमें चौके मार लो, वो कमाल के। तो आ जाओ शुरू करते हैं डबल और ट्रिपल समाकलन। डबल और ट्रिपल समाकलन में क्या होता है ना, पहले डबल से शुरू करते हैं, डबल के आइडिया को समझते हैं और फिर ट्रिपल पे आएंगे। तो पहले एक्चुअली जो समाकलन होता है, जो समाकलन होता है जिसे आप इंटरगल कहते हैं, उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो एक समाकलन होता है उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन जिसे आप इनडेफिनेट इंटरवल भी कहते हैं, और दूसरा आपका होता है निश्चित समाकलन। डेफिनेट इंटरवल, 2 प्रकार के इंटरवल नॉर्मली होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डेफिनेट इंटरवल, एक होता है आपका इनडेफिनेट इंटरवल। अब ये जो डेफिनेट इंटरवल होता है और ये जो इनडेफिनेट इंटरवल होता है, ये जो पार्ट है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि ये एक्चुअली कुछ और नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये अवकलन है, ये अवकलन है, नाम बदल के आया हुआ है लेकिन है अवकलन। तो ये अवकलन का ही पार्ट है। जैसे माइनस है, माइनस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आप जोड़ रहे हैं तो माइनस अपने आप ही आ रहा है, माइनस अपने आप ही आ रहा है। जैसे सीढ़ियां हैं, जब आप सीढ़ियां छत पे जाने के लिए बना रहे हो तो वही सीढ़ियां अपने आप ही नीचे उतारने के लिए भी बन रही है। तो आप अलग से सीढ़ियां नहीं बना रहे हो कि नीचे उतरने के लिए कोई और सीढ़ियां लगेगी क्या। जो चढ़ने के लिए सीढ़ियां बन रही है, उतरने के लिए वही सीढ़ियां अपने आप काम आ जाएगी। तो अनिश्चित समाकलन जो है वो एक प्रकार का अवकलन है, एक प्रकार का जो अवकलन है उसकी रिवर्स प्रोसीजर है। तो आप अवकलन को सीख जाओ, आप उसका उल्टा कर दो, अनिश्चित समाकलन हो गया। तो अनिश्चित समाकलन को इसीलिए हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते ज्यादा। अगर आप देखेंगे पूरे हमारे गणित के अंदर, आप देखेंगे अनिश्चित समाकलन का इतना बोलबाला नहीं है। कारण है क्योंकि ये इसकी इंडिपेंडेंसी नहीं है, एक्चुअली अवकलन है। आपको दिख रहा होगा, आप बना सकते हैं। जैसे माइनस है, आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कभी माइनस का जिक्र नहीं करते, कभी भाग का जिक्र नहीं करते। दो ही संक्रियाओं को महत्व देते हैं, प्लस को और गुणा को। क्योंकि प्लस होगा माइनस अपने आप आएगा, कहाँ जाएगा? प्लस होगा तो माइनस कहाँ जाएगा? गुणा होगा तो भाग तो, है ना। जैसे परछाई है आपकी, आप हैं तो परछाई बननी बननी, आप है तो आप परछाई अलग से नहीं बनाते। आपको पता है अगर आप जब तक जीवित है परछाई बनेगी बनेगी, आप बाहर निकलोगे परछाई बन जाएगी। तो टेंशन परछाई की नहीं है, परछाई अपने आप आनी है। तो वही कारण यहाँ पे मिल जाता है। वो हर प्रक्रिया जो भी आप नॉर्मली करते हो उसका एक रिवर्स प्रोसीजर अपने आप क्रिएट हो जाता है। रिवर्स में आपकी एक प्रक्रिया बन ही जाती है, वो रिवर्स प्रक्रिया है। बस आप जो मेन है उसको समझ जाओ तो रिवर्स भी अपने आप समझ में आ जाएगा, रिवर्स भी अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके लिए अलग से आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अनिश्चित समाकलन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव, या ज्यादा हम इसके बारे में चर्चाएं नहीं करते, पढ़ते जरूर है इसको, लेकिन आगे जाके आप इसको ज्यादा रोल प्ले करते हुए नहीं देखते। कारण जैसे मैंने बता दिया कि ये अवकलन का उल्टा है, ये कुछ और नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है परतीय अवकलज, परतीय अवकलज। आपने एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है इसको, है ना, एंटी डेरिवेटिव। अगर आपको अवकलन आता है, जाओ उसको उल्टा करो और आपका समाकलन बन जाएगा।
आपका समाकलन जो है वो तैयार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अवकलन को पढ़ना है और अवकलन को उल्टा कर दो, समाकलन बन गया। इसका मतलब यहाँ पे स्वतंत्र जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं है, मतलब खुद से इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसकी आइडेंटिटी अवकलन के साथ है। अब अवकलन कर रहे हो, उनका उल्टा करो, समाकलन हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, आपने उसका अवकलन किया, वो जी एक्स आ गया। आपने एफ एक्स का अवकलन किया, जी एक्स आ गया। अब बस यही रिवर्स है। अवकलन करने पर ये आया, तो ये अपने आप ही इस बात को जन्म दे देता है, इस कहानी को जन्म दे देता है कि फिर जी कौन है, जी एफ का अवकलन है, तो फिर एफ कौन है, जी का समाकलन है। तो ये अपने आप ही समाकलन को, ये आपका एफ एक्स आ गया। तो यहाँ पे कुछ अलग से कुछ स्वतंत्र चीज नहीं देखने को मिली आपको कि समाकलन का अपना कोई अस्तित्व है या अपना कुछ और है। आपको लग रहा है बस आप अवकलन को रिवर्स कर रहे हो, आप अवकलन को उल्टा करके देख रहे हो, वही समाकलन। तो इसलिए अनिश्चित समाकलन जो है वो इतना ज्यादा, क्योंकि आप उसे एज ए स्वतंत्र आइडेंटिटी की तरफ देखते ही नहीं है कि भाई इसका खुद का कोई अस्तित्व है, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जो आप अवकलन कर रहे हैं उन्हीं को आप उल्टा कर दो, वो आपका समाकलन बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये कमजोर पक्ष बनता है। लेकिन जो निश्चित समाकलन होता है वो कमाल होता है। जो निश्चित समाकलन होता है वो बड़ा कमाल होता है। निश्चित समाकलन आप तब कहते हैं जब आप लिमिट के अंतर्गत समाकलन करते हैं, लिमिट के अंतर्गत समाकलन करते हैं। जब आप अपने फंक्शन को a से लेकर b तक एफ एक्स डी एक्स जब आप करते हैं, तो इसे, ये जो पार्ट है ये अवकलन से सीधे तौर पे नहीं जुड़ा हुआ, इसका अवकलन से थोड़ा सा अलग भी चलता है। ये अवकलन से बाहर भी है, ये अवकलन से बाहर भी है। ये तो पूरा का पूरा अवकलन से जुड़ा हुआ है। जिनका अवकलन होता है उन्हीं का समाकलन होता है। मतलब ये बिल्कुल अवकलन का ही उल्टा कर रहे हैं इसको। इसका कोई खुद का अस्तित्व नहीं, जहां जहां अवकलन हो रहा है वहां वहां समाकलन अपने आप बनता जा रहा है। एफ का अवकलन जी आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है जी का समाकलन एफ आ रहा है। तो यहाँ इसका कोई अपना स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं बनती है। लेकिन जो निश्चित समाकलन होता है, जो लिमिट के अंतर्गत समाकलन होता है, वो कमाल होता है। वो कमाल इसलिए होता है कि ये पूरे तरीके से अवकलन से नहीं जुड़ा हुआ होता, अवकलन से मुक्त भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मोड एक्स को ले लो, एक तरह से मोड एक्स ले लो, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। अब मोड एक्स जो है उसका अवकलन नहीं होता, मोड एक्स का अवकलन नहीं होता। अगर आप मोड एक्स का अवकलन नहीं होता, ये किसी के अवकलन से नहीं आता। आप किसी का फलन का अवकलन करो जिसका अवकलन मोड एक्स आ जाए, ऐसा कोई फलन नहीं है जिसका अवकलन मोड एक्स आ जाए। जब आप समाकलन करने जाएंगे तो समाकलन अपने आप मना कर देगा कि जब अवकलन ही नहीं हो सकता, ये किसी का अवकलन है ही नहीं, तो फिर ये किसी का समाकलन भी नहीं है। क्योंकि कोई किसी का अवकलन है तो ही उसका समाकलन, ये सीधी सीधी बात है। तो इसका समाकलन भी कुछ नहीं होगा, समाकलन भी अटक जाएगा। लेकिन जो निश्चित समाकलन है वो आ जाता है। यहाँ अवकलन की बात नहीं काम कर रही, यहाँ जो अनिश्चित समाकलन है उसका भी काम नहीं हो रहा, लेकिन जो आपका निश्चित समाकलन है वो यहाँ पे काम कर जाता है। अगर आप a से b तक इसका निश्चित समाकलन करें तो वह संभव है। तो इसका मतलब है कि ये अवकलन से कुछ ज्यादा है, अवकलन और समाकलन से कुछ ज्यादा है ये। यहाँ पे अवकलन फेल है, यहाँ आपका अवकलन फेल है तो समाकलन फेल है, समाकलन भी अनिश्चित समाकलन। आपका अनिश्चित समाकलन फेल है, आपका अवकलन फेल है, तो अनिश्चित समाकलन तो फेल होना ही था क्योंकि वो उसका उल्टा है। तो वो फेल हो गया तो वो फेल होना ही था, तो वो दोनों फेल हो गए। लेकिन निश्चित समाकलन तब भी काम कर रहा है, लिमिट वाला समाकलन तब भी काम कर रहा है। ऐसे ढेर सारे फलन है जहां पे आपको अवकलन और अनिश्चित समाकलन फेल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन निश्चित समाकलन वहां पे प्रभावी होगा, काम कर रहा होगा। ये चीज बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लमेटिक रही थी हमारे लिए। नहीं, मैथमेटिशियंस जो शुरुआत में थे उनको बहुत प्रॉब्लम देती थी कि ये इसका मतलब है क्या। इसको अवकलन से सीधे तौर पे अवकलन से जोड़ पाना मुश्किल था क्योंकि ये अवकलन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अनिश्चित समाकलन तो बिल्कुल अवकलन का उल्टा है, लेकिन जो निश्चित समाकलन है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। इसमें थोड़ा सा समाकलन का अंश भी है, ऐसा नहीं है कि समाकलन नहीं हो रहा है, इसमें समाकलन का भी अंश है। आप इसमें देखते हो, आप समाकलन करते हो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हो, वैसे भी करते हो। कई बार समाकलन नहीं भी होता तब भी निश्चित समाकलन हो जाता है। जैसे इसका मोड एक्स का अवकलन करो, नहीं हो रहा समाकलन, नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी निश्चित समाकलन बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा परे है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, ये अवकलन से भी थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो ये क्या है ऐसा, इसको समझने के लिए बहुत लंबा सदियां लगी, बहुत सारा दौर लगे। फिर आते हैं रीमान। सबसे पहले रीमान जो है वो इसको परिभाषित करते हैं अलग तरीके से।
और बाद में रीमान के परिभाषित करने के बाद ये बन जाता है रीमान इंटीग्रल। आज जो निश्चित समाकलन है उसको रीमान इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि रीमान ही एकमात्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे परिभाषित किया कि एक्चुअली में जो आप निश्चित समाकलन जिसको बोलते हैं ए टू बी एफ एक्स जी एक्स एक्चुअली होता क्या है, इसका मीन क्या है, और इसकी एग्जिस्टेंस या इसका विद्यमान होना कब कहलाता है, कब कहेंगे कि विद्यमान नहीं है, क्या शर्तें होंगी, इसकी पूरी जो थ्योरी है वो रीमान ने की थी। तभी पूरा जो है ना, पूरा पार्ट जो है वो रीमान ने इसको डेफिनेट, आपने पढ़ा होगा अगर आप सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर में, पूरा का पूरा एक यूनिट आता है आपका रीमान समाकलन का, और उसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे रीमान ने इस समाकलन को समझाया कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी थ्योरम है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर अप्लाई होगी। ये रीमान ने सबसे पहली बार किया था, तब से समाकलन का नाम रीमान समाकलन बन गया। अब अगर जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो निश्चित समाकलन जिसको आप ए टू बी कहते हैं, उन्हें वो रीमान समाकलन के नाम से पुकारती है, क्योंकि रीमान ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको परिभाषित किया कि एक्चुअली होता क्या है। इससे पहले लोग यूं ही काम चला रहे थे, बिना परिभाषा के भी काम चलता है, चिंता ना करिए, परिभाषा ना हो तब भी काम चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं वहां जाइए, वहां जब कोई लोग मर जाते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या डॉक्टर को बुलाते हैं, आओ डॉक्टर साहब चेक करो क्या ये मर गया, नहीं, वहां पे खुद के लोग अपने आप ही अपनी एक थ्योरी होती है जिसमें तय कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ तो आदमी मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड थ्योरी ही चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, काम तो आपका चलता ही रहता है ना। जब एक्चुअली डॉक्टर नहीं होते थे तब भी लोग इलाज करवाते थे, दवाइयां चलती थी, है ना, ठीक भी होते थे। तो स्टैंडर्ड आता रहता है, स्टैंडर्ड धीरे धीरे लोग कच्चे के साथ भी काम चलाते रहते हैं, है ना, कम ज्ञान के साथ भी काम चलाते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड पे आते जाते हैं, और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर। तो रीमान से पहले भी इंटीग्रेशन यूज होता था, चल रहा था, लेकिन एक जो खालीपन था, एक जो अस्पष्टता थी वो बनी हुई थी। सवाल के सारे सवालों के जवाब वहां नहीं थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है। तो फिर रीमान आते हैं शुरुआत में और वो लाके इसको डिफाइन करते हैं, प्रॉपर डिफाइन करते हैं, जिसके बाद में रीमान ने एक्चुअली जो है रीमान इंटीग्रल को इन्होंने कहा रीमान सम, रीमान का योग। रीमान ने इसको एज ए जोड़ के रूप में परिभाषित किया, रीमान सम, इन्होंने रीमान सम बनाया, रीमान ने जोड़ बनाया कि ये कुछ और नहीं है, इसे अवकलन और समाकलन से मत जोड़िए। ठीक है, अवकलन समाकलन में काम आ रहे हैं, इतना बहुत है, लेकिन कोई चीज काम आ रही है इसका मतलब नहीं ये मैं वही हो गया। जैसे मेरे कपड़े है, ये मेरे काम आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कपड़े ही मैं हूं। कपड़े मेरे काम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही कपड़ा हूं, मेरा शर्ट वहां पड़ा है कि अमित जी वहां खड़े, है ना, समझो मेरी बात को। कोई चीज यूज हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि यही मैं हूं, ये मैं नहीं, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसे जो निश्चित समाकलन है वो समाकलन का अवकलन का यूज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका निश्चित समाकलन है, जो रीमान समाकलन जिसको बोल रहे हो, वो एक्चुअली अवकलन समाकलन है, नहीं, ये उससे परे है, उससे बियॉन्ड भी है और उससे बड़ा भी है। तब इसको समझने के लिए, इसको बेटर वे में देने के लिए रीमान आए, उन्होंने रीमान सम बनाया। रीमान सब जो था वो इंटरवल पे डिफाइंड था, इंटरवल के ऊपर, यानी आप जो समाकलन करते हैं वो इंटरवल होता है, ए टू बी, ये इंटरवल होता है, ए से लेकर बी तक, यानी आपने इसको इंटरवल पे डिफाइन किया। फिर आगे चर्चा चलती गई, चर्चा चली तो रीमान के इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई कि भैया इंटरवल तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंटरवल ना हो तो, अगर कोई इंटरवल ना हो तो फिर आप समाकलन कैसे करेंगे। मान लीजिए इंटरवल का मतलब होता है लगातार, आप ए से लेकर बी तक लगातार चल रहे हैं, बीच में कोई भी पॉइंट आप नहीं छोड़ रहे हैं, बीच में आप कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, यह है इंटरवल। इंटरवल आपका कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, ए टू बी डायरेक्ट आप जाते हैं बिना कोई बीच में ब्रेक, बीच में एक भी खड्डा नहीं है, यू समझो, बीच में एक भी खड्डा नहीं है, खड्डा का मतलब कोई भी खाली जगह नहीं है, सारे सारे पॉइंट कनेक्टेड है सबके सब, ये होता है इंटरवल। लेकिन कई सवाल उठे कि भाई अगर कंटिन्यूअस ना हो, इंटरवल अगर कंटिन्यूअस ना हो, टुकड़ों में हो तो, मतलब इस तरीके से हो। अब अगर आपका सेट इस तरीके से हो, टुकड़ों में हो, बीच में थोड़ा सा कंटिन्यू हो, फिर टूट गया, फिर कंटिन्यू हो, फिर टूट गया, फिर कंटिन्यू हो, फिर टूट गया, कुछ इस तरीके से अगर आपका सेट हो, इंटरवल ना हो के, जो आई है वो ना हो के एक टूटा हुआ इंटरवल हो, तो फिर समाकलन कैसे होगा। ये सवाल बहुत लंबे समय तक फिर परेशान करता रहा। रीमान का इंटीग्रेशन अपना काम कर गया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काम कर गया था, लेकिन वही है ना,
आदमी रुकता नहीं है, वो उससे और बेहतर बनने की कोशिश करता है और अच्छा करने की कोशिश करता है कि भाई रीमान समाकलन फेल हो जाएगा जब इंटरवल नहीं होगा। अगर आपका इंटरवल नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो फिर रीमान समाकलन को बढ़ाने की जरूरत थी कि हम ऐसे जगहों पे भी बढ़ाएं जहां पे इंटरवल ना हो, बिना इंटरवल के भी जो टुकड़ों में हो, अगर कोई समुच्चय है उसमें गैप है तो फिर समाकलन कैसे होगा? तो इस समाकलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आई लेबेसग्यू के ऊपर, और लेबेसग्यू ने इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाया, और लेबेसग्यू ने भी रीमान वाली चीज को आगे रखा और इंटीग्रल बन गया लेबेसग्यू इंटीग्रल, और लेबेसग्यू ने इसको व्यापक तौर से परिभाषित किया। उसने बनाया कि आप किसी भी सेट के ऊपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत शानदार परिभाषा, वो आपको एमएससी में पढ़ाई जाती है, याद करिए। एमएससी में आपको लेबेसग्यू इंटीग्रल पढ़ाया जाता है। लेबेसग्यू इंटीग्रल की सबसे प्यारी चीज ये है कि आप किसी भी सेट के ऊपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसी भी सेट के ऊपर। बहुत बहुत सुंदर बात, आप किसी भी सेट के ऊपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसी भी, इंटरवल की जरूरत नहीं है। लेबेसग्यू ने इस तरीके से इंटीग्रेशन को बना दिया कि आप चाहो तो इंटरवल पे कर लो, और आप चाहो तो किसी भी सेट पे, कोई भी हाथी घोड़ा बकरी का कोई सेट ले आओ और उस पर इंटीग्रेशन करना चाहो, हो जाएगा। हर सेट के ऊपर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। तो ये बहुत कमाल था जिसमें लेबेसग्यू इंटीग्रल, जिसे फिर शॉर्ट फॉर्म में एल इंटीग्रल कहते हैं। रीमान इंटीग्रल को आर इंटीग्रल कहते हैं, रीमान को आर इंटीग्रल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आर इंटीग्रल। रीमान कब तक होता है? जब तक आपका इंटरवल होता है। जब तक आपका इंटरवल होता है तब तक रीमान होता है, लेकिन हम रीमान ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन तक रीमान ही चलता है। ग्रेजुएशन से बाहर जब जाते हैं तब फिर लेबेसग्यू आता है। लेबेसग्यू नॉर्मली फिलहाल तो मेरे ख्याल से कहीं है ही नहीं हमारे कोर्स में, सिर्फ CSIR नेट में वहां जाके आता है, यहाँ तो है ही नहीं। तो ये CSIR नेट का टॉपिक है जहां आप एल इंटीग्रल और पढ़ते हैं, मतलब किसी भी सेट के ऊपर इंटीग्रेशन करना सीखते हैं कि भाई कोई भी सेट हो, छोटा बड़ा जैसा भी हो, हर सेट के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, फिर आपको एल इंटीग्रल पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? और बुक का नाम नॉर्मली होता है मेजर थ्योरी। मेजर थ्योरी के नाम से बुक होती है जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन को आप व्यापीकृत कर सकते हैं, बड़े रूप में ले जा सकते हैं। तो रीमान ने क्या कहा, अब उस पर आ जाते हैं। रीमान ने कहा कि जब भी आप किसी का इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी किसी का आप निश्चित समाकलन करते हैं, ए टू बी, वो कुछ और नहीं है बल्कि एक सम है, एक जोड़ है, एक जोड़ का नाम है। क्या है ये जोड़? ये इस जोड़ का नाम है आर इंटीग्रल। आर इंटीग्रल, मैं पूरा रीमान समाकलन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत शानदार है पढ़ाने के लिए तो, लेकिन हम डबल ट्रिपल से बाहर चले जाएंगे, इसलिए अपने आप को रोक के रखूंगा। रीमान ने क्या कहा? रीमान ने कहा कि मान लो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, और ये आपका हो गया x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। तो जो आप समाकलन करते हैं, जब आप इसका समाकलन करते हैं इस फंक्शन का, फंक्शन में क्या हुआ, x का मान तो मैंने यहाँ ले लिया x पे, और जो फलन का मान आया वो मैंने यहाँ ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x का मान मैंने ये रखा, x का मान ये रखने पर मुझे फलन का मान इतना प्राप्त हुआ, ये मुझे फलन का मान प्राप्त हुआ। तो ये मैंने डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनाया है। x का मान रखता गया, फलन का मान आता गया, x का मान रखता गया, फलन का मान आता गया। जैसे x का मान a रखा, x के मान a पर फलन का मान fa आ गया, फिर x का मान और रखा, जैसे जैसे रखता गया वैसे वैसे फलन का मान आता गया, और ग्राफ बनता चला गया, ग्राफ बनता चला गया। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। अब रीमान ने क्या कहा कि जब भी आप समाकलन करते हैं, जब भी आप समाकलन करते हैं, कौन सा? निश्चित वाला, a टू b वाला, एफ एक्स वाला, तो a टू b एफ एक्स dx जब भी आप करेंगे तो ये आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का जो ये एरिया है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो खेत दिख रहा है जितना, इसका क्षेत्रफल आप निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये आपका पूरा जो एरिया है, इसे एरिया अंडर द कर्व कहते हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया मतलब क्षेत्रफल, अंडर द कर्व मतलब कर्व के नीचे, जो आपका कर्व जहां भी बन रहा है उस कर्व से नीचे नीचे जितना भी क्षेत्र बना है, जितना क्षेत्रफल बना है, वो आपको ये देता है, वो ये आपको देता है, ये तो एरिया अंडर द कर्व।
अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एरिया दे रहा है तो इसमें सम का नाम कैसे आया, सम कहां से आया? तो सम इस तरीके से आया कि जब आप इसका एरिया निकालेंगे, ये कर्व जो है ये आड़ा टेढ़ा तिरछा है, तो इसमें क्षेत्रफल निकालने में आपको दिक्कत आएगी। आप क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो टुकड़ों में निकालेंगे, टुकड़ों में निकालेंगे। जैसे एक, आप इस पूरे एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर लेंगे, इस पूरे एरिया को 20, 25, 30, 50, 100, 1000, 2000 स्ट्रिप में डिवाइड कर लेंगे और हर स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे। इस तरीके से हर स्ट्रिप आप देखेंगे तो आयताकार है, प्रत्येक स्ट्रिप जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया है वो आयताकार है, और इन सारे आयतों का मैं जोड़ कर लूंगा, और इन आयतों का जोड़, ये जो आयत है हर आयत का क्षेत्रफल निकाल लूंगा और सारे आयतों का क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो आयत है, फर्स्ट वाला, ये वाला आयत, इस आयत का क्षेत्रफल मान लो A1 है, इस वाले क्षेत्र का A2 है, इस वाले आयत का क्षेत्रफल A3 है, फिर इस वाले का क्षेत्रफल A4 है। तो इस तरीके से मैं जितने भी आयत है इन सब आयत को कंटिन्यू जोड़ लूंगा, जितने भी आयत है, डैश 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 मान लो, ये लास्ट वाला हो गया, ये एन है, इन सबको मैं जोड़ लूंगा। सारे आयत का क्षेत्रफल जोड़ने पर, अब आयतों का क्षेत्रफल जुड़ रहा है, योग हो रहा है, जुड़ रहा है, ये आपका क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ शंकाएं बनती है कि ये देखो, हम जब आयत का क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं तो जोड़ने की वजह से कुछ स्पेस क्रिएट हो रहा है, कुछ खाली जगह भी बच रही है, क्योंकि आयत का जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो तो ये निकलता है, इतना इतना निकलता है, आपका जो बीच का एरिया है वो गायब हो रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, मतलब जो जोड़ है वो एक्चुअल एरिया से कम आ रहा है, जो सही में आना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, एक्चुअल वाले से थोड़ा सा कम आ रहा है। और कितना कम आ रहा है वो देखो, ये रहा, इतना इतना रह रहा है, इतना रह गया, इतना रह गया, इतना क्षेत्रफल आपका कम आ रहा है, इतना जो क्षेत्रफल है वो कम आ रहा है। लेकिन घबराइए मत, ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। अगर आप आयतों का टुकड़े, जो आयत है उनके टुकड़े बढ़ा दें, मान लीजिए आपने 100 आयत बनाए हैं, 100 आयत के बजाय अगर आप 200 आयत बना दें, 100 आयत के बजाय 200 आयत बना दें, तो ये जो एरर है ये आपकी कम हो जाएगी। और 200 की जगह 400 बना दें तो ये एरर और कम हो जाएगी। 400 की जगह 500 बना दे, 500 की जगह 1000 बना दे, 1000 की जगह 2000, 2000 की जगह 20,000, 20,000 की जगह 2 लाख। जैसे जैसे आप इन आयतों की संख्या बढ़ाते जाएंगे आपका ये एरिया परफेक्ट आता जाएगा, मतलब ये जो आपको एरर नजर आ रही है कि कम वाला, ये खत्म हो जाएगा, ये नियर टू जीरो हो जाएगा अगर आपने एन बढ़ाते गए। अच्छा, एन को अगर अनंत कर दें तो बेस्ट हो जाएगा, बस यही करना है आपको, एन को अनंत कर देना है, आपको अनंत कर देना है, आई बराबर 1 से लेकर अनंत तक आयत बनाने हैं आपको, इसके इस एरिया के बीच में अनंत आयत बना देने हैं और फिर अनंत आयतों को जोड़ना है, क्योंकि तब आपका ये जो एरर है वो खत्म हो जाएगी, तब आपको एग्जैक्ट जो क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। इसको रीमान सम कहते हैं। रीमान ने इसको इस तरीके से परिभाषित किया था कि जो आपका फंक्शन है उसके जो एरिया है ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका जो सम है वो कैसे निकलेगा, इस तरीके से आप उसको पूरा जोड़ते जाएंगे, इन सबको जोड़ लो, यही आपका आर इंटरवल कहलाता है। तो ये जो सम है, अब देखो यहाँ पे कोई अवकलन नहीं है, कोई अवकलन है नहीं, कोई समाकलन है नहीं, ना कोई अवकलन है ना कोई समाकलन है। तो रीमान ने अवकलन समाकलन से परे इस परिभाषा को बनाया, और एक्चुअल मीन जो है, एक्चुअली जो मीनिंग है वो रीमान ने इसका शो किया कि भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। आप जिसको समाकलन कह रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पहले से क्लियर था, मैंने शुरू से कहा कि अनिश्चित समाकलन जो था वो तो अवकलन का उल्टा था, वो तो सीधा अवकलन से जुड़ा हुआ था, अवकलन समाकलन वो दोनों जुड़े हुए। लेकिन जो निश्चित समाकलन था उसमें थोड़ा सा बागी नेचर था, थोड़ा सा ऐसा था कि वो समाकलन अवकलन के साथ पूरा फिट नहीं हो रहा था, उसमें कुछ बेहतर था, कुछ और था एक्स्ट्रा। तो इसको समझाना था कि ये एक्स्ट्रा ऐसा क्यों आ रहा है और ये क्या है। तो समझाया कि नहीं भाई, इसको आप समाकलन की तरफ मत देखो, ये सिर्फ समाकलन नहीं है, ये बियॉन्ड द इंटीग्रेशन है, ये उससे बड़ा है, एक्चुअली ये जोड़ है, ये जोड़ है। और फिर हमें जब समझ में आने लग गया तो हमें ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई कि मोड एक्स का समाकलन क्यों हो पाता है, जिनका अवकलन नहीं होता उनका समाकलन कैसे हो जाता है। तो ये कहानियां हमें फिर समझ में आने लगी रीमान की डेफिनेशन के बाद। जब रीमान ने इसको नए तरीके से परिभाषित किया तो सारे हमारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, क्योंकि रीमान ने इतना बढ़िया तरीके से समझाया कि ये
समाकलन नहीं है। समाकलन इसे काम में कर ले सकते हो आप, जब इसको सॉल्व करो तो समाकलन के तौर पे इसको काम में ले सकते हो, लेकिन ये समाकलन नहीं है, एक्चुअली ये जोड़ है, ये जोड़ है। हाँ, जोड़ के लिए आप समाकलन आप मदद कर रहा है तो करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन आपकी जोड़ में मदद कर रहा है तो करवाइए, लेकिन इसे ये मत जाइए कि समाकलन काम नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा। जैसे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि अवकलन जो है वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक टूल है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अवकलन नहीं होगा तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम मिनिमम तब भी आएगा। तो सेम वही है कि ये सम है, ये जोड़ है, आपको जोड़ निकालना है। समाकलन आपकी मदद करता है, बहुत बढ़िया बात। नहीं भी करता है तो भी आप जोड़ निकाल सकते हैं। रीमान ने अपना तरीका समझाया, जिस पे अब और ज्यादा बात नहीं कर सकते। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, बहुत सारे फलन ऐसे, आपको ढेर सारे फलन ऐसे मिलेंगे जिनका ना तो कोई समाकलन होता है, ना कोई अवकलन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी रीमान समाकलन होता है। दूसरा ले लो, महत्तम पूर्णांक को ले लो, महत्तम पूर्णांक फलन, इसे ले लो। इसका 0 से लेकर 3 तक या 4 तक निश्चित समाकलन करोगे आएगा, संभव है, पॉसिबल है, जबकि इसका कोई अवकलन नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे फलन आपको मिल जाएंगे जो अवकलनीय नहीं है ना। और डायरेक्ट अगर आप अब अवकलनीय नहीं है तो आप निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन करेंगे वो भी नहीं आएगा। तो ना तो इनका अवकलन आता है, ना इनका निश्चित, जो अनिश्चित समाकलन है वो आता है, लेकिन फिर भी निश्चित समाकलन फिर भी आता है। इसका मतलब है कि ये वो थोड़ा सा बड़ा है, ये अलग था, इसीलिए रीमान को आना पड़ा। और रीमान ने जो किया है वो अगर आप देखें, बहुत छोटी उम्र रही है, मैंने पहले बताया आप लोगों को, 1826 से लेकर 1866 तक रीमान का पूरा जीवन काल रहा है, मतलब 40 साल के आसपास का इनका रहा है। और लेकिन रीमान ने जो ब्रेक थ्रू दिए हैं, जो ब्रेक थ्रू दिए हैं वो कमाल है। सबसे पहला तो ब्रेक थ्रू यही है आपको जो मिलेगा कि समाकलन को पहली बार, अगर जो अनिश्चित समाकलन जो है, निश्चित समाकलन जो है, उसको पहली बार अगर किसी ने परिभाषित किया था, समझाया था कि ये होता क्या है, वो रीमान थे। और बहुत एलिगेंट तरीका, एक सिर्फ समझाना ही काफी नहीं होता, समझाने में भी कुछ इस तरीके से समझाओ आप कि डाउट ही खत्म हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, मतलब लॉजिकली साउंड तरीके से आप समझाओ। तो रीमान उसमें माहिर थे, तो रीमान ने पहला तो यही बनाया। उसके बाद भी आपने देखा होगा रीमानियन ज्योमेट्री देखी होगी, रीमानियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो हजारों सालों से चलती आ रही थी, वो हजारों सालों से वो चलती आ रही थी प्रॉब्लम के साथ, लेकिन उसे एक बेटर बनाया रीमान ने, रीमानियन ज्योमेट्री। वो भी देखिए, रीमानियन कर्वेचर, रीमान ने पहली बार हर वक्र की जो कर्वेचर है उसको डिफाइन करने की कोशिश की, जिसको रीमानियन कर्वेचर कहते हैं। ये वो आइडिया थे जो रीमान ने अपनी जिंदगी में दिए थे, जो शानदार थे, अद्भुत थे। ठीक है, और एक अभी भी जो सबसे हाईएस्ट लेवल की अभी जो मैथमेटिक्स में एक ओपन प्रॉब्लम है, जो बड़े स्तर की प्रॉब्लम है, जिसको लेके मतलब यूं मानिए कि जो टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन है फील्ड के, वो लोग इस प्रॉब्लम पे दिन रात लगे रहते हैं, और ज्यादातर उनकी बातचीत का हिस्सा भी यही होता है, जिसका नाम है रीमान हाइपोथेसिस। शॉर्ट फॉर्म में इसको RH कहते हैं। अभी तक कोई इसको प्रूव और डिसप्रूव दोनों नहीं कर सका, शॉर्ट फॉर्म में RH कहते हैं इसको। रॉयल सोसाइटी की तरफ से इसके ऊपर $1 मिलियन का इनाम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो $1 मिलियन, बात $1 मिलियन की नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा वो तो वैसे ही ऐतिहासिक पुरुष बन जाएगा इस दुनिया का ही, कि भाई कोई रीमान हाइपोथेसिस को सॉल्व कर सका, क्योंकि अब तक जितने भी लोग आए हैं वो उसके नियर बाय भी नहीं जा पाए हैं। तो ये बहुत ही बड़े स्तर की, बड़े ही एलिगेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम है रीमान हाइपोथेसिस। कभी इसके ऊपर बात करेंगे, कभी लेक्चर लगाएंगे, इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर लगाएंगे जिसमें ही समझाऊंगा, क्योंकि बहुत गहरी है, पूरा समझना पड़ेगा आपको, प्राइम नंबर से होते हुए पूरा इसको स्ट्रिप को उसको समझना पड़ेगा कि क्या है रीमान हाइपोथेसिस, और इसको अभी तक जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो कहाँ तक पहुंचे हैं और किस चीजों में जाके। और बहुत से लोगों ने अपनी इज्जत भी गंवाई है इसके चक्कर में, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने फील्ड मेडल जीता हुआ था, उन लोगों ने भी इनके जो प्रूफ थे, वो कई लोगों ने अपने प्रूफ डाले भी थे। हमारे भी इंडिया से आया था जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो एक इंडिया वाले तो जैसे मजाक ही करते हैं, और है ना, वो तो फालतू का ऐसी नौटंकी कर देते हैं। एक शायद कोई ये भारत में कोई था, कोई कॉलेज था, उसके प्रोफेसर थे, उन्होंने हाथों हाथ ही डाल दिया कि मैंने रीमान हाइपोथेसिस सॉल्व कर दी है, और उन्होंने अपने जो 8-10 जो लोग थे आसपास के उनको चेक करवाया और फिर भेज दिया। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कोई मजाक नहीं है,
इस प्रॉब्लम को पब्लिक डोमेन में देने से पहले आपको कम से कम बहुत अच्छे लोगों से चेक करवाना जरूरी है, बहुत बहुत अच्छे लोगों से। जब तक उनकी हरी झंडी नहीं आ जाती, ऑब्वियसली बात है, आज कोई प्रॉब्लम है जो सदियों से चलती आ रही है ना, और सब कह रहे हैं कि बहुत टफ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप यूं ही कर दोगे, और यूं आके मीडिया में आके, मीडिया को तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर कई मीडिया वाले हमारे जो अखबार वाले हैं, उनका इंटरव्यू छाप दिया और छाप दिया, फिर वो लास्ट में थोड़े दिनों बाद में वो गलत साबित हो गई, वो मजाक बना के रख दिया। तो ये चीजें बहुत मुश्किल चीज है। इनका प्रूफ अगर बाई चांस कोई सही प्रूफ कर भी देता है, तो सही प्रूफ को सही ठहराने में 5-6 साल लग जाएंगे। अगर मैंने मान लो आज सेम डे पे आज मैं इसका प्रूफ कर देता हूँ, मान लो मैंने कर दिया, अब इसके बाद में प्रूफ सही है या गलत है चेक करने के लिए मुझे लोगों को तो भेजना पड़ेगा ना। जिन लोगों को भेजूंगा वो क्या बेरोजगार बैठे हैं, मेरे प्रूफ ही चेक करते रहेंगे, उनका भी काम धंधा है, सब है, वो अपने दिन भर में से घंटा 2 घंटा निकालेंगे, इसके प्रूफ को देखेंगे। और एक आदमी के हरी झंडी देने से भी मेरा प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि शायद वो गलतियां ना देख पाया हो, कोई और को भेजूंगा। कम से कम 8-10 अच्छे लोगों को मुझे वो भेजना पड़ेगा, वो अपने समय के हिसाब से देखेंगे। फिर दूसरा, इसका जो प्रूफ बनाया होगा, इसके लिए मैंने मैथमेटिक्स भी कोई अव्वल दर्जे की इजाद की होगी, अवेलेबल नहीं होगी, खुद बनाई होगी नई मैथमेटिक्स। जब वो खुद मैथमेटिक्स मैंने बनाई होगी, तो उस मैथमेटिक्स को भी उन लोगों को समझने में टाइम लगेगा कि जो मैंने मैथमेटिक्स बनाई है एक्चुअली में वो सही है या नहीं है, तो उस पर वो काम करेंगे। तो उन्हें भी 5-6 साल लग जाएंगे ये बताने में कि भाई आपका प्रूफ सही है, या हाँ गलती मिल गई तो हाथों हाथ ही बता देंगे 2-3 महीनों में या 4 महीनों में। पहले पेज पे गलती मिल गई तो महीने 2 महीने में हो सकता है मिल जाए, अगर है ना, तो एक समय लगेगा। अगर पूरा सही हुआ, सब कुछ हुआ, तो 5-6 साल बाद वो घोषणा करेंगे भाई बधाई हो, आपका प्रूफ सही है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस में लग जाता है, क्योंकि समझो इस बात को कि प्रूफ चेक करना भी आसान थोड़ी है, यूं थोड़ी कि कोई भी आएगा ऐसे चेक कर देगा। उसमें मैंने जो यूज किए हैं वो क्या है, कैसे हैं, वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो जो लोग सही साबित कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि भाई मेरा सही है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो जुड़ गई। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो वो भी झूठे साबित हो जाएंगे कि उन लोगों ने तो हरी झंडी दिखाई थी, वो भी गलत हो गए। तो कोई अपनी इस तरीके से अपनी इज्जत खराब नहीं कराना चाहेगा, तो इसमें टाइम लगता है, प्रूफ होता है तब भी। तो ये रीमान क्या है, ऐसा बहुत सारे रिजल्ट रीमान के जुड़े हुए हैं। तो रीमान ने कहा कि ये एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है। लेकिन अगर इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं, अब आगे बढ़ाते हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पे ले जाते हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पे ले जाते हैं। अगर हमारा फलन एक चर वाला है, अगर हमारा फलन 1 वेरिएबल फंक्शन है, एक हमारा फलन 2 वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ पे मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। जब आपका 2 वेरिएबल फंक्शन होता है तो यहाँ पे 3 चीजें होगी, यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें होंगी, यहाँ 2 चीजें होगी, एक तो x हो गया, एक fx हो गया, एक तो x एक fx को मैं एक बार y कह देता हूँ यहाँ पे, तो आपको सिर्फ 2 ही नाम दिखेंगे। वैसे तो एक x और एक fx हो ही गया, x रखोगे fx मिलेगा, fx को y कह दो ताकि 2 गए, एक x हो गया, और एक जो x का मान रख के फलन से जो आएगा वो y हो गया, 2 गए। तो 2 को तो आप आराम से एक को x के ऊपर और एक को y के ऊपर लेके दिखा सकते हो कि भाई ये रहा x, इधर मैं x का मान लूंगा और इधर मेरा जो fx आएगा उसका मान लूंगा, और इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो मैं ड्रॉ करूंगा। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, और फिर जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का जो एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एरिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में हमेशा एरिया बनता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया, तो यहाँ एरिया बनेगा। लेकिन जब मैं 3D में, जब fx y में जाऊंगा मैं 2 चरों वाले में, तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई, एक हो गया x जो आप रखोगे, एक y जो आप रखोगे, एक फलन जो बनेगा आप x y का मान रखोगे, और उसके बाद जो आएगा इसका नाम मैं z रख लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 चीजें होगी, एक कोण x जो आप रखोगे, एक y जो आप रखोगे, x और y आप रखोगे, और फिर आएगा आपका z, तब आपका z आएगा। ठीक है ना, z आपका तब आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो fx y बराबर xy प्लस 1। अब यहाँ पे आप x का मान रखोगे, y का मान रखोगे, तब जाके आपका f का मान आएगा। यानी अब 3 चीजें दिखानी है आपको। अब 3 चीजें आप कैसे दिखाएंगे, बोर्ड पे तो दिखाना मुश्किल है क्योंकि 3D डायग्राम हो गया, एक पे x लोगे, एक पे y लोगे, एक पे फलन लोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं इस तरीके का एक डायग्राम बना देता हूँ कि इस तरफ तो मैं x लूंगा, इस तरफ मैं x लूंगा, इस तरफ मैं y लूंगा। ये y बोर्ड पे नहीं है, ये y आपकी तरफ है, यूं यूं। ये x है इधर, x के मान इस लाइन के ऊपर लूंगा, y के मान इस लाइन के ऊपर लूंगा, और ये लाइन यहाँ नहीं है, रिपीट कर दूं, ये लाइन यूं है। यूं समझिए आपका फर्श है, आपका जो फर्श है वो x और y मैंने बना दिया। अपने जो फर्श है जहां भी आप बैठे वो जो फर्श है उसको आप x और y मानिए, हो गया। अब यहाँ पे जो भी आप x का और y का मान रखेंगे
मान लीजिए आपने x का मान 1 लिया, y का मान आपने 1 लिया, x का मान 1 लिया, y का मान 1 लिया। ये आपका पॉइंट हो गया जो आप रख रहे हैं। 1 1 आपने पॉइंट रखा, पॉइंट रखने के बाद जैसे आपने पॉइंट रखा आपका फलन का मान जनरेट हो गया, z बराबर आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 जो कि आपका हो गया 2, तो आपका 2 जनरेट हो गया। और 2 कैसे बनेगा, अब इंपॉर्टेंट बात है 2 कैसे बनेगा, आपके फर्श के ऊपर x है, y है, z आपका ऊपर बनेगा, जैसे मैं खड़ा हूं, ये हो जाएगा आपका z, इधर आपका गया z, ये वैल्यू होगी, कितनी आई 2, तो यूं होगा आपका। अब 3D में आपका डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो 2 वेरिएबल वाला होगा वो ऐसा डायग्राम बनेगा, आपका x y तो आपका फर्श हो गया, x और y, और ये आपका ये रहा। अच्छा वो राकेश कह रहे हैं, अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जो मैंने बहुत इसके लिए डांट खाई है, मैंने बहुत ज़्यादा मार भी खाई है, मैंने भयंकर बेइज्जतियां करवाई है, मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम को जितना अच्छे से समझा है शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ, ज़्यादातर मेरी पढ़ाई जो है वो एंड से एंड तक, कुछ छोटी क्लास से छोड़ दीजिए, बाकी लगभग लगभग मेरी पढ़ाई स्कूलों में। और मैंने देखा है कि प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम दो है। नंबर एक कि जो टीचर है वो एक्चुअली टीचर है ही नहीं, नंबर वन, सबसे बड़ी बात। वो टीचर इसलिए बना है कि पैसा मिलेगा, नौकरी कम करनी पड़ेगी, पैसा ज्यादा मिलना पड़ेगा, इस चक्कर में अंदर नौकरी कर रहे हैं। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको, देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी टीचर आज लगे पड़े हैं ना, जितने भी लगे पड़े, जितने भी लगे पड़े, इनकी सैलरी क्या है, 50,000, 60,000, 70,000 या 80,000 या 90,000, जो भी इनकी सैलरी है। एक काम करो, उन्हें कह दो कि आपको डबल सैलरी मिलेगी और रेलवे में आपको ड्राइवर बनना है, रेलवे में आपको ड्राइवर बनना है और आपकी डबल सैलरी हो जाएगी वहां पे, प्लस आपको सिर्फ 4 घंटे ही ट्रेन चलानी है, सिर्फ 4 घंटे, आपको सिर्फ 4 घंटे ट्रेन चलानी है ना, जैसे आप गए और ट्रेन चला के वापस ले आए, बस इतना ही करना है आपको। या यूं मानिए कि आपको वहां पे बैठना है खाली, चलो और भी छोटा, ट्रेन भी चलवाना बंद कर देते हैं, ड्राइवर की पोस्ट होगी, लेकिन आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे वहीं पे रहना है 4 घंटे, 4 घंटे ड्यूटी दो और घर आ जाओ। उसमें आपको संडे सैटरडे छुट्टी मिलेगी। तो आपको पता चलेगा कि 90% टीचर जो है वो वहां से छोड़ के ड्राइवर बन गए। तो उसको आपको एक समझ में आ जाएगा कि टीचर कोई बनना ही नहीं चाहता था। एक्चुअली टीचर इसलिए बने कि जॉब छोटा है, कम काम करना पड़ेगा, प्लस सैलरी बैठे बिठाए मिल जाएगी, छुट्टियां ज्यादा होने वाली है। यार ट्राई करा के दिखा लो, ट्राई करा के दिखा लो, लोग सीधा जंप मार जाएंगे। वो जॉब इसलिए कर रहे हैं, 90% में आपको ऐसे ही मिलेंगे। जॉब का कारण एक है, टीचर बनने का जो कारण है वो एक, पहला तो ये है कि नौकरी में छुट्टियां बहुत आती है, मास्टर वाली नौकरी ऐसी है जिसमें खूब छुट्टियां आती है, नंबर एक, फर्स्ट कारण। दूसरा, सैलरी गवर्नमेंट की नौकरी है, सैलरी ठीक आती है। तो ये दो कारण है जो उन्हें मजबूर करते हैं ये। और मैंने कहा ना, आप इसकी सैलरी बढ़ा दो, आप इनकी सैलरी बढ़ा दो और उनको ऑप्शन दे दो कि आपको यहाँ से आप टीचर की नौकरी छोड़ के रेलवे में ड्राइवर बन सकते हो और आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। आपको इतना बड़ा लगेगा शौक कि आप देखेंगे जो आपके गुरुजी हैं वो वहां पहुंच गए। बोला, यार ये क्या हो रहा है, हमारे गुरुजी पढ़ाने के लिए बने थे ना। बोला, पढ़ाने के लिए कहाँ बना था, मैं तो सैलरी के लिए बना था, मैं तो गुरुजी बना था सैलरी के लिए। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम, जो सिस्टम की प्रॉब्लम है वो है कि टीचर टीचर बनना नहीं चाहता, उसे वहां सैलरी अच्छी दिख रही है, वहां छुट्टियां अच्छी दिख रही है, इसलिए वो टीचर बन रहा है, मोटिवेटेड नहीं है वो। अब जो मोटिवेटेड नहीं है, फिर वो ना तो खुद पढ़ रहा है, ना तो खुद पढ़ रहा है और ना ही वो पढ़ा रहा है, वो दोनों ही काम नहीं कर रहा, वो दोनों ही काम नहीं करता। अब पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे, उसे पूछो। आज अभी पढ़ा है मैंने, आप जाके पढ़ो, आप अपने गुरुजी से बतलाओ, पूछो अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में क्या फर्क है, उनकी परिभाषा पता क्या मिलेगी आपको। जो मैंने पूछा था, मैंने भी यही पूछा था कि निश्चित और अनिश्चित समाकलन में फर्क क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक समाकलन वो है जिसमें आप लिमिट नहीं लगाते, एक वो समाकलन है जिसमें लिमिट लगाते हो। सोचो, परिभाषा देखो आपकी, निश्चित और अनिश्चित समाकलन की घटिया परिभाषा देखो और उनके समझने का तरीका देखो कि निश्चित अनिश्चित समाकलन कौन है, वो समाकलन जिसमें लिमिट लगाई जाती है वो निश्चित, जिसमें लिमिट नहीं लगाई जाती वो अनिश्चित। ये परिभाषा बन गई उनकी, समझ रहे हो, हद हो गई।
इतना मतलब घटिया इस तरह से इनका है, क्योंकि उनको खुद को इसने पढ़ा हुआ कि क्या है क्या नहीं है, बस ठीक है। अब वो नौकरी लग गए, एमसीक्यू टाइप का पेपर हुआ, नौकरी लग गए, अब हो गए। अब वो ऐसी अधूरा ज्ञान जो है, नया ज्ञान उनके पास आता नहीं है। नया ज्ञान आएगा कहाँ से? गुरुजी कभी घर पे बैठ के पढ़ाई की हो तो गुरुजी के पास ज्ञान आए ना। कितने टीचर हैं जो गवर्नमेंट में लगने के बाद घर जाके किताब खोलते हैं? सिर्फ किताब वही घर जाके खोल रहा है जो सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में लगना चाहता है इसलिए खोल रहा है। सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है और फर्स्ट ग्रेड में लगना चाहता है, इसलिए मजबूरी है उसकी किताब खोलना। वरना आप आज कॉलेज लेक्चरर को लगा दो, किसी को कॉलेज लेक्चरर लगा दो और उसके बाद में को किताब खोल, अब नहीं खोलूंगा। किताब घनी खोल ली, किताब नौकरी खातर खोल ली, नौकरी लाग गई। अब क्या करना है? अब कौन पढ़ू? अब तो आग लगा शुआ के। अब तो भी का पहलो मकसद यही है, नौकरी लागता ही भी को पहलो कारण यही है कि अब किताबा का आग लगा शू, ये दिखनी नहीं चाहिए मैंने। और अब फिर उन्हें कहोगी अब पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? तो नौकरी पढ़ाना खाता थोड़ी लाग गयो। नौकरी तो लाग गयो ही खातर हो कि पढ़ाणु ना पड़े, है ना। नौकरी लाग गयो ही खातर हो कि पढ़ाणु ना पड़े। और अगर पढ़ाणु ही पड़ती तो फिर नौकरी क्या खातर करियो, अति मेहनत क्या खातर करियो? अगर पढ़ाणु हो तो प्राइवेट में पढ़ा ले तुम्हें। अगर पढ़ाना की इच्छा होती तो हम प्राइवेट में पढ़ा ले। तो सरकारी एक खाते थोड़ी लाग गयो, दिन रात 2-2 साल खराब थोड़ी करे। 2 साल खराब ही खातर करे कि एक बार नौकरी लाग जाऊं, फिर किताबों का हाथ ही कौन लगाऊं, ना पढ़ूं और न पढ़ाऊं, मजाल है कोई पढ़ ले। तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाती है। तो वही दिक्कत है। तो परिभाषाएं इतनी घटिया हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट आए तो किससे आए, बच्चे को इंटरेस्ट आए तो किससे आए? जिसके लिए निश्चित है अनिश्चित समाकलन ऐसा है कि लिमिट लगा दो, वो निश्चित से अनिश्चित बन जाएगा, मतलब अनिश्चित से निश्चित बन जाएगा। इतनी घटिया परिभाषा। यहाँ कौन रीमान है कौन, सब पे पानी फिर गया। कोई रीमान की जरूरत है ना कोई और की जरूरत है। अब क्या करें, घटा। और यही सिस्टम से हम पढ़े हुए हैं। लेकिन भगवान की दया है, कृपा रही कि पढ़ने की इच्छा थी तो चीजें बची रह गई, वरना कब की चली जाती। ये आपका आ जाता है फंक्शन। अब 2D में यहाँ से इंटरेस्ट शुरू होता है। यहाँ जो हम बात करेंगे अब क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर, अब ये जो पॉइंट है, हर पॉइंट के ऊपर आपका एक पॉइंट तैयार होगा। हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट आप रखेंगे। ये मैं एरिया बना देता हूं। ये एरिया है जिस पे हमने पॉइंटों के ऊपर फलन के मान आते जाएंगे और हर एक के ऊपर एक पौधा उगता जाएगा। हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हर एक्स वाई के लिए कोई ना कोई एफ आएगा, हर एक्स वाई के लिए कोई ना कोई तो एफ आएगा। तो हर पॉइंट के ऊपर एक पौधा उगता जाएगा, हर पॉइंट के ऊपर एक पौधा। और सारे पौधे मिलकर एक जंगल बना देंगे, एक जंगल तैयार हो जाएगा। अब ये जो जंगल है, ये जो जंगल बनेगा, ये यानी आयतन बनेगा। ये जो आयतन है, इसे हमें डबल इंटीग्रेशन जो है वो इसे देगा। तो जब आप डबल इंटीग्रेशन करोगे एफ एक्स वाई, तो आपका ये जो जंगल बनेगा, इस जंगल का आयतन जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस जंगल का आयतन, ये जो जंगल का मतलब समझो, वो जो छत है ना, वो जो बनेगा वो पूरा, यूं मानो एक शहर बस गया, एक छोटा सा इलाका है जमीन का, उसके ऊपर इमारतें बनी हुई है। तो वो जो सारी इमारतें हैं, उनसे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वहां पे जो आयतन क्रिएट हुआ है, वो आपको पूरा मिल जाएगा। वहां का पूरा आयतन जो है वो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये आपको एरिया देगा, एक वाला आपको एरिया देगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपको एरिया देगा। एरिया अंडर द कर्व, ये वॉल्यूम अंडर द कर्व, ये आपको देगा आयतन अंडर द कर्व। तो 1D जो है, वन डायमेंशनल जो है, वो आपको एरिया अंडर द कर्व देता है, दूसरा आपको वॉल्यूम अंडर द कर्व देता है। ये 1D, ये 2D। चलो आ जाओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। 2D थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काम कैसे करेगा ये समझना है। एक्चुअली क्योंकि इनको समझाने के लिए जो है आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक वीडियो एनिमेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अगर मैं समझाऊंगा तो ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो इनका एनिमेशन बनाना पड़ता है। एनिमेशन मतलब आप कोडिंग करते हैं, कोड बनाते हैं, कोड बना के आप उसको रन करते हैं, जिससे आपको वीडियो नज़र आता है। तो लेकिन अच्छी बात है, एक काम आसान हो गया। जब मैंने सर्च किया तो मुझे एक चैनल मिला जिसने ये काम कर रखा था, तो भला हो उनका।
जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। ये चैनल है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बनाया हुआ है। आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे ये काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको साथ साथ में, कि जो एक्चुअली जो होता है एरिया, उसका सेंस क्या होता है। आप एक कर्व लेते हैं और आपको कर्व के नीचे का जो एरिया है वो पूरा मिल जाता है। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका एरिया अंडर द कर्व मिलता है। लेकिन जब आप 2D में लेते हैं, या देखो ये दो चरों वाला फलन है, इसमें आपको वॉल्यूम अंडर द कर्व मिल गया। देखो इसमें आपको वॉल्यूम अंडर द कर्व मिल गया। उसमें तो आपको क्या हुआ, क्योंकि आप जो फंक्शन बना रहे थे वो 2 डायमेंशनल था। y बराबर एफ एक्स था, तो एक तरफ x आ गया, एक तरफ y आ गया, और आपका कर्व बन गया। तो कर्व के नीचे का जो एरिया था वो आपको एक बार समाकलन करने से आपको एरिया मिल गया। लेकिन जब आप दो चरों वाले पे जाएंगे, एफ एक्स कोमा वाई पे जाएंगे, दो चरों वाले फलन पे जाएंगे, तो आपको एक जंगल सा मिलेगा, जिसका मैंने कहा कि आपका जो कर्व होगा वो एक्स और वाई के ऊपर बनेगा ऐसे, क्योंकि एक्स और वाई पे आपको, हर एक्स वाई पे आपको एक फलन का मान मिलेगा। तो नीचे से एक्स वाई होंगे और ऊपर आपका एक फलन का मान होगा। तो आपका एक पूरा जंगल जैसा कुछ शेप बनेगा, जिसमें ये दिखाई दे रहा है, और ये आपको वॉल्यूम दे देगा। ये देखो इस तरीके का आपको जो वॉल्यूम है, ये नीचे का आपका जो वॉल्यूम है वो क्रिएट कर देगा। तो जब भी आप सिंगल समाकलन करते हो, सिंगल समाकलन करोगे तो आपको एरिया मिलेगा। जो आपका कर्व है, एक चर वाला जो कर्व है, उसका पार्ट मिलेगा। ठीक है ना। ये देखो जब आप करते हैं तो ये एक चर वाला फलन हो गया आपका। इधर हो गया आपका x, इधर हो गया x, इधर आपका हो गया y, यानी फलन का मान हो गया। और ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है, और इस कर्व को आप ए से लेकर बी तक जा रहे हैं। ये है ए आपका, और ये है बी आपका, और इनके बीच का जो ये एरिया है ये आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है। पूरा जो एरिया है ये वाला, देखो इसके नीचे जितना भी है, एरिया अंडर द कर्व। और ये एक्चुअली में निकाला कैसे गया, जोड़ करके, इसलिए इसको सम भी कहते हैं, इसलिए इसको जोड़ भी कहते हैं। और ऐसे जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा रहेगा, ये कर्व रहेगा, मतलब छत रहेगी, जैसे आपकी छत होती है ना। आपकी छत जो है कोई नीचे ऊपर होती है, और फिर आपका घर होता है। तो आपका घर का जो पूरा वॉल्यूम है, पूरा जो आयतन है, वो आपको मिल जाएगा। अगर हमारे पास पूरा फलन है, ये एफ एक्स वाई अगर हमारे पास है, अगर फलन हमारे पास है, तो हमें दो बार समाकलन करना होगा, और ये जो वॉल्यूम है वो आपको पता चल जाएगा। तो जो 2D है ना, दो बार समाकलन आपको वॉल्यूम दे देता है। जो आपका कर्व होगा, जो आपका एफ एक्स वाई होगा, वो जो बनाएगा, वो जो छत बनाएगा, उस छत के नीचे जितना भी आयतन कवर होगा, वो ये आयतन हमें दे देगा, और वो हमें क्षेत्रफल दे देगा। तो एक बार समाकलन करने से आपका कर्व के नीचे का क्षेत्रफल आ जाता है, क्योंकि वो क्षेत्रफल ही बनाता है, और इसमें आपकी छत बनती है, तो पूरा आयतन बन जाता है। तो ये आपको आयतन देते हैं। अब काम कैसे करता है उसे देखिए। काम कैसे करता है उसे देखना जरूरी है, कि जो 2D वाला है वो, ये दो बार सम कैसे होगा। एक बार सम करना तो बहुत आसान है, एक बार जब आप सम करते हो तो बहुत आसान है, लेकिन दो बार सम कैसे होता है। डबल इंटीग्रेशन में आपको दो बार जोड़ना पड़ेगा। अभी दो बार जोड़ होगा कैसे, इसे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपको आइडिया समझना है कि दो बार सम होगा कैसे। क्योंकि जब आप उसको करते हैं तो एक बार सम होता है, सिर्फ आयत 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 बनाए, सारे आयतों को जोड़ लिया, वो आ गया। लेकिन 2D वाले में जो आयतन निकालोगे तो जोड़ कैसे करोगे। तो एक मान लो ये आयतन, हमें इसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन निकालने के लिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप एक पट्टी काट लेते हो। आपने एक पट्टी काट ली, इसमें से इस पट्टी का क्षेत्रफल मान लो ए है। ये जो पट्टी कटी है, इसका क्षेत्रफल ए है। अब हम ऐसी पट्टियां इसमें बहुत सारी काट सकते हैं, इसमें ढेर सारी पट्टियां काट सकते हैं। इस तरीके से ए एक्स एक पट्टी हो गई है, एक इसमें एक प्लेट काट ली, ठीक है, और ऐसी और प्लेटें काट ली, कट 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 कट, जैसे आपने मान लो ब्लेड लेके प्लेटें काट ली। एक प्लेट एक्स बराबर एक पर है, एक 0.5 पर है, एक 0.2 पे, एक 0.3 पे है, और ये प्लेटें सारी काट ली। और इन सारी प्लेटों को अगर आप जोड़ लेते हैं, सारी प्लेटों को अगर आप जोड़ लेते हैं, तो आपको आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्लेट काटेंगे, एक प्लेट का इतना होगा एरिया, क्योंकि हमने समाकलन से सीखा है
कि जो एरिया होता है वो समाकलन से आता है। एरिया आ गया मतलब एक प्लेट का एरिया आ गया, फिर सारी प्लेटों को जोड़ लेंगे, मतलब एक बार और समाकलन कर देंगे। एक बार और समाकलन करने से एक प्लेट का एरिया निकालने के लिए एक बार समाकलन किया, और फिर बाकी प्लेटों का समाकलन निकालने बाकी का किया। तो इसे देखो और फिर हम इसकी बात करते हैं कि कैसे ये काम कर रहे हैं। तो आप छोटे 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 छोटी जो प्लेटें हैं, आपका जो भी एरिया होगा उसको प्लेटों में आप बांटेंगे, ऐसे टुकड़े 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 करके। अब करो आपका कैसा भी हो सकता है, आड़ा हो टेढ़ा हो, कुल मिला के आपको मिलना आयतन ही है, ठीक है ना, जैसा भी हो। ये एक प्लेट का हो गया, देखो एक प्लेट का एरिया इतना हो गया। एक जो आपने स्लाइस काटी है, स्लाइस बोलिए इसको, एक स्लाइस काटी है उसका वो तो इतना हो गया। अब इस सारी स्लाइसों को जोड़ लें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये 2 बार समाकलन क्यों करना पड़ा, एक बार तो स्लाइस का क्षेत्रफल निकालना, प्लस फिर स्लाइसें भी तो बहुत सारी हैं, फिर उन सारी स्लाइसों को जोड़ना, तो टोटल हो गया। अब इसमें देखो ये देखो ये स्लाइसें सारी जुड़ रही है, जितनी भी स्लाइस है वो सारी जोड़ दी तो आपको वॉल्यूम मिल गया। तो ये है आइडिया। आ जाओ, क्या है मेन आइडिया, वो ये है कि आपने जो भी आपका कर्व था, उस कर्व को, जो भी आपको वॉल्यूम निकालना था, आपने उसको टुकड़ों में काट लिया। मतलब जैसे एक आलू है, आलू का आपको आयतन निकालना है, तो आपने आलू को क्या किया, कट 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 करके आलू को काट लिया, ये रहा, और आलू को आपने टुकड़ों में कट कर लिया ऐसे। जैसे चिप्स बनाते हैं वैसे आपने चिप्स बना ली। चिप्स बना ली, पहला चिप्स, दूसरा चिप्स, तीसरा चिप्स, चौथा चिप्स, इस तरीके से आपने काट के चिप्स बना लिए। ये आपका पहला चिप्स हो गया, इसका एरिया नाम दे देते हैं A1। दूसरी चिप्स का एरिया A2, तीसरी चिप्स का एरिया A3, और ये जो चिप्स है इन सबको जोड़ लें तो आपका वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना। तो और अच्छा, जोड़ा कैसे जाता है, अब जोड़ने के लिए तो समाकलन बनाए, समाकलन का काम है जोड़ना, समाकलन का काम है जोड़ना। तो आपका जो चिप्स है, आपके जो चिप्स के हैं क्षेत्रफल, इन चिप्सों को जोड़ना है, तो जोड़ने का काम समाकलन से करवा लो। ए और ये रहा, और चिप्स जो बन रही है वो मैंने ऊपर की तरफ काटी है, यूं मैंने ऊपर की तरफ काटी है, मतलब वाई की डायरेक्शन में काटी है। तो ये मेरा हो गया ए डी वाई, और वाई का मान मान लो सी से लेकर डी तक है। वाई जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे y का मान c है, और यहाँ y का मान d है। y का मान c, y का मान d। तो आपने y बराबर c से लेकर y बराबर d तक चिप्स कट कर दी, और सारी चिप्स को जोड़ लिया। और जोड़ने का काम, अच्छा अब आप कहोगे जोड़ तो हम हाथ से भी सकते थे, नहीं हम हाथ से नहीं जोड़ सकते थे। आप कहोगे ये काम करें, इसका निकालें प्लस इसका निकालें, हाथ से नहीं निकाल सकते। हाथ से सिर्फ आप निकाल सकते हैं 50 का जोड़, 500 का जोड़, 1000 का जोड़, 10,000 का जोड़। अगर आप इसके अनंत टुकड़े करें, इसके अनंत चिप्स बनाएं, तो उनको जोड़ना समाकलन से ही होगा। प्रॉब्लम तो समाकलन। और अनंत टुकड़े क्यों करने हैं, अनंत टुकड़े करने क्यों हैं, क्योंकि अगर आपने अनंत टुकड़े नहीं किए, अगर आपने 5 या 500 या 5000 टुकड़े किए, तो आपका जोड़ में गड़बड़ आएगी। आपका ये जो जोड़ है ये गड़बड़ आएगा, इतना इतना एरर देगा, इतनी इतनी त्रुटि आएगी आपके में। अगर आपने 50 या 500 या 5000 या 5 लाख टुकड़े किए, तो आपकी गलती बनी रहेगी, कम हो जाएगी लेकिन आती रहेगी। जब तक आप अनंत टुकड़े नहीं करेंगे तब तक आपकी गलती खत्म नहीं होगी, एलिमिनेट नहीं होगी। तो अनंत टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर अनंत टुकड़े कर दिए तो फिर जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि अनंत टुकड़े आप कैलकुलेटर से नहीं जोड़ सकते। कैलकुलेटर से 500 पद जोड़ सकते हो, 1000 पद जोड़ सकते हो, 10,000 पद जोड़ सकते हो, लेकिन अनंत पद तो कैलकुलेटर नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अनंत पद का मतलब जोड़ते जाओ टन, जोड़ते जाओ टन, जोड़ते जाओ। कैलकुलेटर में कभी बराबर का चिन्ह आ ही नहीं, दबा ही नहीं सकते, क्योंकि बराबर का चिन्ह कब दबाओगे, जब सारे नंबर फीड हो जाएंगे। सारे नंबर कभी फीड नहीं होंगे, बराबर का चिन्ह कभी दबेगा नहीं, जोड़ कभी आएगा नहीं, तो हाथ से उसको जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आप समाकलन की मदद लेते हैं। इसलिए आपने एक एक चिप्स, ये चिप्स मैंने 5 बनाए, इसका मतलब नहीं 5, क्योंकि मैं 5 चिप्स बनाऊंगा तो एरर बनी रहेगी, और एरर को खत्म करने के लिए मैं समाकलन का इस्तेमाल करूंगा। समाकलन का जोड़ हमेशा अनंत जोड़ होता है, वो अनंत टुकड़े करके जोड़ता है, वो अनंत टुकड़े करके जोड़ता है। समाकलन बना ही इस तरीके से, इसीलिए इसको आप देखेंगे कई किताबों में कहा जाता है इनफाइनाइट सम। इनफाइनाइट सम मतलब अनंत योग, ये एक प्रकार का अनंत योग है। जब भी आपको अनंत चीजें जोड़नी हो
तो आप समाकलन की मदद लेते हैं, निश्चित समाकलन की मदद लेते हैं जब आपको अनंत का योग करना हो, तो ये वो काम करके देता है। तो अनंत योग हो गया, सारी जो स्लाइस है मैंने जो अनंत स्लाइस से काटी है वो जुड़ गई। अब एक स्लाइस का क्षेत्रफल भी तो निकालो, एक स्लाइस का क्षेत्रफल वो निकालो। यहां से आपने एक स्लाइस बाहर निकाली, उसको सीधा खड़ा किया, वो ऐसी है। अब इस स्लाइस का क्षेत्रफल हो जाएगा a dx। अच्छा, dx क्यों हुआ? क्योंकि जो स्लाइस आप बाहर निकालेंगे वो x की डायरेक्शन में, स्लाइस से आपने y की डायरेक्शन में बनाई थी, लेकिन जो कटने के बाद आएगी वो x के डायरेक्शन में आएगी, तो a dx। फिर आप यहाँ पर जो a है उसकी जगह आप अपना फंक्शन डाल सकते हैं, y बराबर c से लेकर y बराबर d तक, और यहाँ आप अपना फंक्शन जो भी है, जो भी इसको स्लाइस, इस स्लाइस को फंक्शन f नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो, f x y कोमा dx और dy, x बराबर a से लेकर मान लो x बराबर b तक, ये आपका डबल समाकलन होगा। तो इसे एक आइडिया के तौर पे समझो, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि डायग्राम बनाना संभव नहीं है। क्या हुआ, हमने हमें आलू का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना था आलू का, तो आलू का आयतन निकालने के लिए पहले हमने आलू को अनंत टुकड़ों में काटा, अनंत स्लाइसों में काटा, और उन अनंत स्लाइसों का जो जोड़ है, एक स्लाइस का एरिया निकाल के हम सारी स्लाइसों को जोड़ लेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब एक स्लाइस का निकालना है, स्लाइसें भी तो एक जैसी थोड़ी है, कोई स्लाइस बड़ी है कोई छोटी है, तो उनका जोड़ करने के लिए भी फिर हम स्लाइस पे गए, ये आ गई, इस स्लाइस का भी तो जोड़ करना पड़ेगा, इसका एरिया कितना है, तो इसके भी अनंत टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर इस स्लाइस को भी तो अनंत टुकड़े करने पड़ेंगे। स्लाइस भी तो एक जैसे थोड़ी है, पूरा आलू जो है वो कोई आयताकार या वर्गाकार थोड़ी होता है, आलू की जो स्लाइस है जो कट के आएगी वो भी कोई आयताकार वर्गाकार थोड़ी है, जो फॉर्मूला लगाया भुजा का स्क्वायर करके निकाल लिया, वो भी तो आड़ी टेढ़ी होती है। तो उसका भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी एक स्लाइस को निकाला और उसकी एक स्लाइस के भी टुकड़े करके फिर जोड़ा, तो वहां पे भी समाकलन करना पड़ेगा। तो यूं समझो कि आलू लिया, एक आलू लिया, उसको पहले स्लाइसों में काटा, फिर एक स्लाइस को लिया और उसके भी टुकड़े किए, और फिर पहले उनको जोड़ा तो स्लाइस का क्षेत्रफल आ गया, फिर स्लाइसों को जोड़ा तो आयतन आ गया। तो ये इस तरीके से काम करता है डबल समाकलन। इस तरीके से जब भी आप किसी का डबल समाकलन कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये हो रहा होता है, आप पहले उसके स्लाइसें काटते हैं, फिर स्लाइसों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, पहले उन एक स्लाइस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ के स्लाइस का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर स्लाइस के क्षेत्रफलों को जोड़ के आयतन निकालते हैं। तो आपको 2 बार समाकलन करना पड़ता है। समाकलन क्यों करना पड़ा? क्योंकि टुकड़े आप लिमिटेड नहीं करते, अनंत टुकड़े करते हैं, और अनंत टुकड़ों को जोड़ने का तरीका है समाकलन। समाकलन ही आपके अनंत टुकड़ों को जोड़ता है। तो ये आपका द्विसमाकलन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, अर्थ होता है कि आप क्या करते हैं। समझ रहे? कई बच्चे काटते हैं, कभी काटे नहीं क्या आपने? अभी कभी नहीं हो तो आलू तो मिल ही जाएगा घर में, आलू तो 12 महीने मिलता है। एक आलू को लो और स्लाइसों में काटो, एक आलू को लो पहले स्लाइसों में काटो, कट गया। वैसे हम अनंत स्लाइस नहीं काट सकते, इसलिए हम समाकलन को बुला रहे हैं। अगर हाथ से काट सकते होते तो समाकलन को बुलाते ही नहीं। तो पहले तो आलू को काटो स्लाइसों में, चिप्स बनाओ, फिर एक चिप्स को लो, उसको देखो क्या उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते, तो फिर उसको भी और बारीक बारीक, फिर उसे आयत में काट लो, फिर उन आयतों का क्षेत्रफल निकालोगे, उन आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो स्लाइस का आ जाएगा, और फिर स्लाइसों को जोड़ के वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये 2 बार समाकलन इसलिए किया गया, एक बार जो स्लाइस के अंदर आयतन, ये जो आयत कटे हैं इनका क्षेत्रफल, प्लस अगली बार स्लाइसों का जोड़। तो 2 जोड़ जो dx dy 2 है वो क्या है, वो इस तरीके से। एक चीज और कमाल के देखो, एक बार आलू को फिर से इमेजिन करो, फिर से आज आलू का दिन बुरा है, आज आलू कटेगा। आलू को देखो, जब आप काटते हैं, जब आप स्लाइस काटते हैं तो आप यूं काटेंगे, गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखना। जब आप स्लाइस काटेंगे तो आप यूं काटेंगे, मान आलू ऐसा रखा हुआ है, आपने यूं काटा, काटा। जब आप आलू को काटे, स्लाइस काटेंगे तो यूं काटेंगे, लेकिन स्लाइस काटने के बाद अब स्लाइस कट चुकी, अब यूं कटने का काम पूरा हो गया, अब यूं नहीं कट सकता, क्योंकि जितना बारीक काटना था आपने काट लिया। अब कटेगी धार, धीमा करो और अपने आलू के काटने को देखो। लड़कियां काटती है, याद करो आप कैसे काटते हैं। पहले आप आलू को यूं करके काटते हैं, अगर बहुत बारीक टुकड़े बनाने, बारीक सब्जी बनानी है आलू की, पतले टुकड़े टुकड़े आलू की सब्जी बनानी, तो पहले आप आलू को यूं काटेंगे, यूं स्लाइसें बन गई, फिर एक स्लाइस को लिया, अब यूं काटने वाला काम पूरा हो गया, क्योंकि अब आपने स्लाइस को पतला पतला, इतना ये पतले पतले कर दिए, अब यूं कटने वाला काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब स्लाइस इतनी पतली हो चुकी है, अब यूं कटने के लिए कुछ नहीं बचा। अब लिया, अब यूं काटोगे, यानी एक बार आप वाई के लिए काटते हैं और एक बार आप एक्स के लिए काटते हैं।
इसीलिए आपके दो समाकलन होते हैं, एक x वाला और एक y वाला, एक x वाला और एक y वाला। तो आइडिया समझ में आया कि आप क्या करते हैं, कैसे आप आयतन निकालते हैं और कैसे इन लोगों ने समाकलन को यूज किया है आयतन निकालने के लिए। और ये जो तरीका है ये सिर्फ आलू के लिए नहीं है ना, आप पपीता भी काट सकते हो, उससे पपीता है, सेब है, कोई भी आकृति हो, आप उसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों इससे निकाल सकते हो और एकदम परफेक्टली निकलेगा, कोई एरर नहीं आएगी। हाँ सुधांशु से कह रहा हूँ, जो पतासी वाले प्याज, हाँ अरे वाह भाई ठीक है, अब याद आ गया। हाँ पतासी वाले जो प्याज होते हैं, जो प्याज आप गोलगप्पे के लिए बनाते हैं, है ना, गोलगप्पों के लिए जो प्याज काटते हैं आप लोग, प्याज तो काटे ही आपने, याद करो, पहले आप प्याज को यूं काटते हो, खट खट यूं, पहले यूं काटते हो और फिर यूं काटते हो, या पहले यूं काट लो फिर यूं काट लो, काटे ना प्याजों को आपने, पहले यूं काटा है प्याज को और फिर यूं, है ना। यानी आपको इतना तो पता है, चाहे आपको मैथ्स आज पढ़ी हो इसकी, लेकिन काटे तो है ही प्याज। जो वो सुधांशु सही कह रहा है, सही एग्जांपल आ गया वहाँ पे, कि जब पतासी के लिए जो प्याज काटते हैं, जो मतलब गोलगप्पों के लिए जो प्याज काटे जाते हैं, वो आप यूं ही खाते हैं, मूढ़ी के लिए या झाल मूढ़ी बनाते हैं उसके लिए प्याज काटते हैं, या फिर आप उसके लिए प्याज काटते हैं गोलगप्पों के लिए, तो ऐसे ही काटे जाते हैं, पहले ऐसे, पहले आप चाकू से यूं काटते हैं और फिर यूं यूं काटते हैं, यानी एक बार आप वाई की डायरेक्शन में काटते हैं, एक बार आप एक्स की डायरेक्शन में काटते हैं, यानी एक्स और वाई लंबवत काटते हैं, इतना तो आपको पता है। चाहे किसी को मतलब कोई जो है वो करे या ना करे, किसी ने गणित पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपकी माताजी ने गणित ना पढ़ी हो, लेकिन आपकी माताजी को पता है कि पहले यूं काटना है और फिर यूं काटना है, मतलब एक बार वाई डायरेक्शन में काटना है और एक बार एक्स डायरेक्शन में काटना है। और इससे आपको क्या होता है, उस पूरे प्याज का आयतन, फिर उन टुकड़ों को जोड़ लीजिए, उन टुकड़ों को जोड़ लीजिए, फिर आपका पूरा आयतन आपको मिल जाएगा। तो समाकलन यही कर रहा है, उन टुकड़ों को जोड़ के आपको लौटा रहा है, ठीक है ना। तो ये 2D समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। तो जब भी आप 2D कर रहे होंगे तो आप वो जो दिया हुआ कर्व है, उस कर्व के अंडर द उसका वॉल्यूम निकाल रहे होंगे, उसके नीचे जो जगह बन रही होगी पूरी, वो जो उस कर्व ने, जो उस फलन ने जो अपने अंदर पैकम पैक कर रखा है, आप उसको निकालते हैं, वो आपको प्राप्त हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम द्वि से स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं द्वि समाकलन पढ़ेंगे। द्वि समाकलन को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो ध्रुवीय, एक कार्तीय, मतलब कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा ध्रुवीय रूप। मतलब जब एक्स वाई के रूप में हो और जब पोलर फॉर्म में हो, मतलब आर और थीटा में हो। और एक सीखेंगे चेंज करना, एक सीखेंगे चेंज करना, चेंज करना, कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना, जिसमें समाकलन करना आसान हो उसमें आपस में। कई बार कार्तीय में समाकलन करना मुश्किल होता है, ध्रुवीय आसान होता है, तो कई बार कार्तीय से ध्रुवीय में चले जाएंगे, कि समाकलन करना आसान है तो कार्तीय से ध्रुवीय में चलते हैं, कई बार ध्रुवीय से कार्तीय में जाएंगे, आपस में इंटरचेंज करके समाकलन करेंगे। कई बार हमें तो समाकलन करना है ना, जिसमें आसान हो जाए वही बढ़िया, जिसमें जल्दी आसान हो, जिसमें जल्दी समाकलन करना मिल जाए वो ठीक है। कई बार कार्तीय में समाकलन नियर टू इम्पॉसिबल होता है, करा ही नहीं जाता, होता ही नहीं है वो, लेकिन जैसे ध्रुवीय में कन्वर्ट करते हैं समाकलन हो जाता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कार्तीय को ध्रुवीय में और ध्रुवीय को कार्तीय में कैसे बदलते हैं। एक है दूसरा पार्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ ऑर्डर, क्रम में परिवर्तन। जब आप समाकलन के क्रम को बदलेंगे, मतलब पहले y के साथ कर रहे हैं, फिर x के साथ कर रहे हैं, और फिर x के साथ करके y के साथ कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, क्रम में परिवर्तन कैसे होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर, समाकलन का जो क्रम है जब आप उसे बदलेंगे तो क्या होगा। अगर आप x को, क्योंकि देखो और तो ज्यादा नहीं है, जो आपकी लिमिट है वो तो बदलेगी ना, लिमिट तो बदलेगी, लिमिट कैसे बदलेगी बात वो है। चेंज ऑफ ऑर्डर करने से आपका जो प्याज है वो आयतन उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपका आयतन बदल जाएगा, नहीं, आयतन तो वही रहेगा, लेकिन होगा क्या है, जो लिमिटें है ना वो बदल जाएंगी, तो फिर नई लिमिट्स कैसे सेट होगी।
जो नई लिमिट आएगी वो कैसे आएगी, ये दिक्कत देगी, ये सीखना पड़ेगा। है ना? तो जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे, मतलब dx को dy और आगे पीछे करेंगे, पहले मैं x के साथ करने के बजाय मैं y के साथ करना चाहता हूँ, या y के साथ करने के बजाय मैं x के साथ करना चाहता हूँ। जब आप ये चीजें करेंगे तो उस समय जो आपकी लिमिट है उनकी हालत क्या होगी, ये जो लिमिट है उनका क्या होगा, वो कैसे बदलेंगी, कैसे चेंज होगी, वो आपको पढ़ना है, क्रम में परिवर्तन करना, वो सीखना है। उसके बाद में आ जाता है नंबर 4, त्रिसमाकलन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन, त्रिसमाकलन। फिर हम त्रिसमाकलन पढ़ेंगे, 3 बार समाकलन कैसे काम होता है, और फिर त्रिसमाकलन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जिसको कहता है डिरिचलेट, डिरिचलेट समाकलन, जिसपे एक सवाल नॉर्मली पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था डिरिचलेट समाकलन, जिसपे एक सवाल नॉर्मली पूछा जाता है। ये टॉपिक है जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा समाकलन वाला जो हिस्सा है वो आपको हल्का सा परेशान करेगा, क्योंकि समाकलन दुखदाई है, वो चीज परेशान करेगी, लेकिन जैसे ही हमारा सीनियर में भी वो शुरू हो जाएगा साथ ही साथ में, तो फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी समाकलन वाली, है ना? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। आज जो है वो अवकलन की लास्ट क्लास रहेगी, तो अवकलन आज पूरा हो जाएगा। फिर कल से उसमें समाकलन स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फिर दोनों चीजें, समाकलन भी सीख जाएंगे और डबल और ट्रिपल में कैसे होता है वो भी सीख जाएंगे। तो ये सब कुछ रहेगा, ठीक है? तो बेसिक आइडिया जो है वो आपको पकड़ में आ गया होगा, जो मैं समझाना चाहता था कि एक्चुअली कर क्या रहे हो आप जब द्वि और त्रिसमाकलन जब आप करोगे। त्रि की तो अभी अलग बात करेंगे, अभी तो द्वि की बात करिए। तो जब आप एक समाकलन करते हैं तो आप क्षेत्रफल निकालते हैं, वन वेरिएबल फंक्शन का समाकलन करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। जब द्वि समाकलन करते हैं तो आप वॉल्यूम अंडर द कर्व निकालते हैं, आप वॉल्यूम निकालते हैं, उसके नीचे का जो छत है, छत के नीचे जो भी है जगह है, वो जगह कितनी है वो आप निकालते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं एक समाकलन और दो समाकलन से। अब आगे पढ़ेंगे त्रिसमाकलन क्या होता है, फिर इसका क्या मायने है। त्रिसमाकलन आपका थोड़ा सा देखने की सीमाओं से बाहर चला जाएगा, क्योंकि त्रिसमाकलन का मतलब होगा 4 चीजें आ जाएगी। अब 4 चीजें आ जाएगी। अब आपका फंक्शन जो होगा वो एफ एक्स वाई और फिर आपके 3 हो जाएंगे, तो ये चीज जो है ये बाहर चली जाएगी। तो इसको हम फिर अब्स्ट्रैक्ट तरीके से पढ़ेंगे, मतलब एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसको नॉर्मल, इसको हम ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि त्रिसमाकलन जो है वो बियॉन्ड द ज्योमेट्री चला गया, क्योंकि अब ज्योमेट्री नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 चीजें चाहिए होगी। एक पे एक्स को दिखाओगे, एक पे वाई को दिखाओगे, एक को जेड पे दिखाओगे, और एक को आपको फलन को दिखाना होगा। तो अब आपको 4V में हो जाएगा। 4V में चीजें हमें ना तो दिखती है ना हम बोर्ड पे उसको दिखा सकते हैं किसी भी हाल में, तो वो फिर बाहर चला जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है? तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल रहता ही है ये, तो मैं बता चुका आपको कारण कि हमारा ऐसा सिस्टम क्यों है, और क्यों हमें सिस्टम जो है वो रट्टा मरवाता है। उसका बड़ा कारण आप लोग जानते ही हैं, जो मैंने बता दिया कि ना तो टीचर टीचर है, ठीक है? जो टीचर बना है, ज्यादातर लोग बने हैं, इसमें आप अधिकतर लोगों को उठा सकते हैं। वरना एक बात सोचिए, एक चीज सोचिए कि अगर कोई टीचर है, अगर सही में टीचर है, वो क्लास लिए बिना रह सकता है क्या? अगर कोई सही में टीचर है, वो क्लास लिए बिना रह सकता है? अगर कोई म्यूजिशियन है, क्या वो म्यूजिक बजाए बिना रह सकता है? कोई फिजिसिस्ट है, तो वो फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे तो वो फिजिसिस्ट हो सकता है? सोच के देखो, आप अपनी क्वालिटी के विरुद्ध कैसे हो सकते हो? इसका मतलब आप वो हो ही नहीं, इसका मतलब वो आप हो ही नहीं। सोचो ना, मैं जो हूँ, अगर मैं कहता हूँ म्यूजिशियन हूँ, तो मैं म्यूजिक ही नहीं बना रहा, फिर काहे का म्यूजिशियन, है ना? अगर मैं सिंगर हूँ और मैं गाना ही नहीं गा रहा हूँ, तो मैं काहे का सिंगर? मुझे ऐसा नहीं कि पैसे मिलेंगे अगर मैं सिंगर हूँ और मुझे पैसे मिलेंगे तो ही मैं गाना गाऊंगा। मैं हर टाइम गाना गाऊंगा, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मुझे पसंद है। तो वही टीचर है, टीचर क्लास लिए बिना रह ही नहीं सकता। अगर मैं 2 दिन क्लास ना लूँ तो बीमार पड़ जाऊं, अगर मैं 2 दिन क्लास ना लूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊं, हालत खराब हो जाए मेरी। तो रह सकता हूँ क्या मैं? ऐसा नहीं कि मुझे पैसे ना भी मिले, मान लो दुनिया में किसी दिन मैं बहुत अरबपति बन जाऊं, मुझे कोई अडॉप्ट कर ले और मुझे खूब सारे करोड़ों पैसे दे दे, और अगले दिन सुबह पहले फिर मैं क्लास लेने पहुंच जाऊंगा। तो क्योंकि करोड़पति बनने से मेरी आवश्यकताएं पूरी हो गई है, लेकिन मेरी जो पढ़ाने की इच्छा है वो थोड़ी पूरी होगी।
पढ़ाऊंगा तो मैं तब भी, कि पढ़ा पैसे के लिए नहीं रहा हूँ कि पैसे मिल रहे हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाता तो मैं तब भी रहूंगा जब मुझे इतना पैसे की जरूरत ही नहीं होगी कि मुझे आज पैसे नहीं चाहिए, तब भी मैं पढ़ा रहूंगा, क्योंकि वो अलग है, वो पैसे से बंधा हुआ नहीं है, वो पैसे से परे है, वो मेरा शौक है, वो मेरी मैं अच्छा कर रहा हूँ उसमें, सबके लिए अच्छा कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो बड़ा कारण है। अब वो टीचर टीचर कैसे, वो जो क्लास में जाने से ही डर रहा है, जो क्लास में जाना ही नहीं चाहता, इसका मतलब वो टीचर बनना ही नहीं चाहता था, वो टीचर था ही नहीं कभी, वो गलत फंस गया। वरना अभी वो तो पूरी स्कूल में कोई क्लास नहीं ले रहा। अगर आप टीचर हो तो आप क्लास के बिना रह ही नहीं सकते, वो आपकी प्राणवायु है पढ़ाना। हाँ, तो आपकी प्राणवायु है पढ़ाना। मतलब ये मत सोचो कि हम, आपको ये लगे कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, नहीं, आप भी हम पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारी क्लास का हिस्सा है। और ये हमारे जीवित रहने के लिए, जब तक जीवित है तब तक हम क्लास ही लेते रहेंगे। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, कोई सोचे कि कोई दिमाग में ये आ रहा होगा कि अमीर जी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ पैसे है, नहीं। अगर मान लो किसी दिन में बहुत बन भी गया अमीर, तब भी मैं पढ़ा रहूंगा, क्योंकि ये वो चीज है जो पैसे से परे है, ये आनंद है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।